दोस्तों, अगर आप शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करके रखिएगा। वहां पर क्विक रिस्पांस आपको देखने को मिलता है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जिसे आप जीआईसी के नाम से जानते हैं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन यूपीपीएससी के माध्यम से लिए जा रहे हैं। अब आवेदन करते समय किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड करने के लिए नहीं बोला जा रहा है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट का मार्कशीट सर्टिफिकेट नंबर आपसे मांगा जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आवेदन करते समय ना तो कास्ट सर्टिफिकेट, ना तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ना तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और किसी भी प्रमाण पत्र की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि अगर आप आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अपना कास्ट सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं तो वो एलिजिबल हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, कई ऐसे जजमेंट हैं कि आवेदन की जो अंतिम तिथि होती है वो एलिजिबिलिटी हासिल करने की अंतिम तिथि मानी जाती है। यानी कि जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है या फिर अगर आप आरक्षण के लिए दावा कर रहे हैं, एज रिलैक्सेशन के लिए दावा कर रहे हैं अपने कास्ट और डोमिसाइल के बेस पर, तो वो एलिजिबिलिटी आपके पास अंतिम आवेदन की तिथि जो कि 28 अगस्त है उससे पहले आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और आज तक उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बना है, लेकिन उसने ओबीसी से अप्लाई कर दिया और उसका सर्टिफिकेट बना 28 अगस्त के बाद, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं माना जा सकता। ठीक है, क्योंकि उसने एलिजिबिलिटी 28 अगस्त के बाद हासिल की हुई है। अब ये तो बातें क्लियर हुई हैं और यूपीपीएससी ने अपने इस नोटिफिकेशन में ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए इसके बारे में क्लियर मेंशन किया हुआ है, लेकिन ओबीसी एससी एसटी के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओपन कैटेगरी से होते हैं, जनरल कैटेगरी से, उनके लिए क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना जरूरी है? साथ ही साथ अगर ओबीसी एससी एसटी का कोई भी डेट यहां पर मेंशन नहीं किया गया कि कितना पुराना चलेगा, तो एक्चुअल में क्या नियम है आयोग का, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, अंत तक जोड़ जोड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप अपने स्क्रीन पर यूपीपीएससी के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे। पेज नंबर 1 पर जब पॉइंट नंबर 3 को पढ़ेंगे तो साफ शब्दों में ईडब्ल्यूएस कोटे के बारे में लिखा गया है कि जो कार्मिक अनुभाग का पत्र था ईडब्ल्यूएस के संबंध में 18 फरवरी 2019 का, उसके अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा। इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब ये होगा कि आप आवेदन कर रहे हैं सन 2025 में और इससे एक साल पहले यानी कि 2024 का सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। देखिए, आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा। आप अपने स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसका फॉर्मेट देख पा रहे होंगे। इस फॉर्मेट में अगर आप कुछ चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान दें, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा गया वित्तीय वर्ष के लिए मान्य, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ये मान्य होगा। और फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 2025-26 ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और इसी साल में अगर ये मान्य होगा तभी आप एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। लेकिन ये होता है वैलिड ईयर, इसको बोलते हैं वैलिड ईयर, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। यहाँ पर यह कहा गया है कि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम है। अब जो वैलिड ईयर होता है, ये वैलिड ईयर होता है जो कि करंट ईयर होता है, और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो इससे एक साल पीछे चलता है, 2024-25 होगा। यानी कि जो उसमें बातें लिखी गई हैं कि जिस वर्ष आप आवेदन कर रहे हैं उसके एक वर्ष पूर्व का मान्य होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपसे मांगा जा रहा है कि वर्ष 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि 1 अप्रैल, ध्यान से सुनिएगा, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर चला था, इस साल में आपके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यही वित्तीय वर्ष का आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया है। ठीक है, जो कि वैलिड होगा 2025-26 में। ठीक है, मतलब कि आपका सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए? अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ है तो आप पूरी तरीके से वैलिड हैं। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से पहले का बना हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर वित्तीय वर्ष कौन सा हो जाएगा? वहां पर वित्तीय वर्ष
23-24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 अप्रैल से पहले का बना हुआ है, मान लीजिए मार्च का बना हुआ है या फिर फरवरी का बना हुआ है, तो चूंकि अभी वो फाइनेंशियल ईयर जो 2024-25 है वो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, क्योंकि 2024-25 कब जाकर के कंप्लीट होगा? 31 मार्च 2025 को जाकर के कंप्लीट होगा। और अगर आपने 1 अप्रैल 2025 से बनाया हुआ है, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए ये जो फाइनेंशियल ईयर का बना होगा वो आपका 2023-24 का बना होगा। इसलिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे से बिलोंग करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट जो होगा 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। आपसे 1 वर्ष पूर्व का माना गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट 1 साल पुराना हो। आपसे ये मांगा गया है कि वित्तीय वर्ष जो होगा वो जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उससे 1 साल पूर्व का होगा। 1 साल पूर्व तभी तो होगा ना, जैसे 2025 का चल रहा है तो 2024 का मांगा गया है। इसका मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल ईयर आपका 2024-25 हो गया, ठीक है, और वैलिड ईयर आपका 2025-26 हो गया। इसका मतलब क्या माना जाए? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ है तभी ये वैलिड होगा, अगर इससे पहले का बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जिसका जवाब शायद आपको कहीं पर भी देखने को ना मिले, कि ऐसे कैंडिडेट जो कि जनरल से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट तो होता नहीं है, तो क्या उनको ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना होगा? क्योंकि आवेदन में तो कहीं पर भी नहीं मांगा। देखिए, आवेदन करते समय अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये आवेदन यूपी के निवासी के साथ साथ यूपी के बाहर राज्य के निवासी जो हैं उनके लिए भी मांगा गया है। अब कई बार क्या होता है, आयोग जो होता है वो फिक्स कर देता है कि हम 5 से 10% ही सीटें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को देंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर बैरियर 5% का लगा दिया गया, ठीक है, तो ये 5% सीटें हम अन्य राज्य को देंगे। ये कैसे पता चलेगा कि वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? आपके मन में सवाल आएगा कि आधार कार्ड से। नहीं, आधार कार्ड आपके निवासिता का प्रमाण पत्र नहीं होता है। आधार कार्ड में आप अपना करंट एड्रेस भी अपडेट करा सकते हैं या फिर परमानेंट एड्रेस भी अपडेट करा सकते हैं। केंद्र सरकार ये कहती है कि आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो आपके एड्रेस का प्रूफ नहीं है, ना ही आपके नागरिकता का प्रूफ है। अगर आप अपना नया वाला आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे UDIADI के वेबसाइट से, तो वहाँ पर क्लियर आपको आपके आधार कार्ड का आधार जो होता है उस पर क्लियर मेंशन किया गया है कि आधार कार्ड आपके नागरिकता का पहचान नहीं है, ठीक है, और ना ही आपके एड्रेस प्रूफ की तरह ये माना जाएगा। खास करके जब राज्य के निवासी की बात आएगी, ऐसे छोटे मोटे काम में तो वो एड्रेस प्रूफ की तरह एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन जब राज्य के निवासी की बात आएगी तो वहाँ पर उसको एड्रेस प्रूफ की तरह कंसीडर नहीं किया जाता है। वहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही चाहिए, और वो भी उस राज्य का जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि जैसे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी ये है, जैसे मान लीजिए 50% सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं किसके लिए? कैटेगरी के लिए, ठीक है। 10% सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं किसके लिए? ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए। अब बचा हुआ जो 40% है वो किसके लिए? यूआर के लिए है। और इसी यूआर में से 5% सीटें अगर अदर स्टेट को दिया गया, यानी कि 35% सीटें किसके लिए है? 35% सीटें जो हैं वो यूपी के नागरिक के लिए माना जाएगा। 35% सीटें यूपी के नागरिक के लिए, और ये 35% सीटें यूपी के नागरिक को दिया जाए, ये कैसे तय होगा? ये उनके डोमिसाइल से तय होगा। यानी कि आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट हर हाल में बनवाना पड़ेगा, क्योंकि अदर स्टेट को कैसे छांटा जाएगा? उनके डोमिसाइल के बेस पर। और आप यूपी के निवासी हैं, कैसे तय होगा? वो डोमिसाइल के बेस पर तय होगा। क्योंकि अगर कोई बिहार राज्य का अभ्यर्थी है और यूपी में रह रहा है और यहाँ पर उसका कोई बिल वगैरह जनरेट होता है, तो उस बिल के बेस पर भी वो अपना आधार कार्ड में यूपी का एड्रेस अपडेट करा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूपी का निवासी हो गया जब तक उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना हो। इस वजह से आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो आपके एड्रेस का प्रूफ नहीं है, बल्कि जो डोमिसाइल होता है, जो निवास प्रमाण पत्र होता है, वो आपके एड्रेस का प्रूफ माना जाता है इस प्रकार की भर्तियों में, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर अदर स्टेट भी अलाउड है, और इसके लिए आप यूपी के निवासी हैं या नहीं, इसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो चाहे आप यूआर से ही क्यों ना बिलोंग करते हो, आपको डोमिसाइल चाहिए ही चाहिए होगा। और साथ ही साथ कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तब तो उनके लिए चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए उनका आरक्षण कैसे तय होगा? अगर वो यूपी के निवासी हैं तभी उनको आरक्षण मिलेगा। और यूपी का निवासी कैसे तय होता है? आपके आधार कार्ड से नहीं, बल्कि आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट से तय होता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ चुके होंगे। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अनरिजर्व ही क्यों ना हो, डोमिसाइल सबके लिए चाहिए। आपके मन में सवाल आएगा कि आवेदन में तो मांगा ही नहीं गया है। देखिए, आवेदन में मांगा गया ना मांगा गया वो अलग मैटर है, लेकिन काउंसलिंग के समय आपसे मांगा जा सकता है। इसलिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहिए इन सभी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। अगर
आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आवेदन किया जाता है इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जरूर देख लीजिएगा। आप घर बैठे अप्लाई कर देंगे, आपका घर पर ही जो लेखपाल होते हैं उनके जो असिस्टेंट होते हैं वो घर पर ही आपके इंक्वायरी करने आएंगे और वहाँ से आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही इशू हो जाएगा। उसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे अपने मोबाइल से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कैसे वो अप्लाई करना है। अगला प्रश्न ये है कि हमारा सर्टिफिकेट बहुत पुराना है, क्या वो मान्य होगा? तो सबसे पहले आपको गूगल में UP ई-डिस्ट्रिक्ट ये लिख करके सर्च करेंगे तो एक आपके सामने यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट आएगी edistrict.up.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। उसके बाद से यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है प्रमाण पत्र का सत्यापन, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज आपके सामने आ जाएगा, एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें आपसे जो आपका सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन दिए जाएंगे। अब आप अपना जो भी कास्ट या फिर डोमिसाइल कभी कभी बना हो, यहाँ पर आप अपने सर्टिफिकेट पर देखिएगा वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर होता है और सर्टिफिकेट ID होता है, दोनों को डाल करके अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे और अगर यहाँ पर ये वेरीफाई हो जा रहा है मतलब कि आपका डिटेल यहाँ पर शो हो रहा है, इसका मतलब कि ये जो सर्टिफिकेट है आपका डोमिसाइल या फिर कास्ट वो ऑनलाइन शो कर रहा है और ऐसे स्थिति में कुछ हद तक के लिए इसको कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन कितना पुराना चलेगा आगे हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो अगर आपका ऑनलाइन शो हो रहा है तब तो कुछ हद तक आप राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है या फिर मैनुअल बना हुआ है, बहुत पुराना है, तो वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं। इस वजह से अगर आपका बहुत पुराना है और ऑनलाइन अगर आपका वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो आप जरूर ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है कैसे अप्लाई किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की, और कास्ट सर्टिफिकेट में सबसे पहले बात करेंगे SC ST को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि अगर SC ST का सर्टिफिकेट एक बार बन गया तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है। देखिए, नो डाउट SC ST का सर्टिफिकेट काफ़ी आयोग के द्वारा, बहुत सारे आयोग के द्वारा लाइफ टाइम के लिए अगर बहुत पुराना भी बना हुआ है तब भी आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑफलाइन वाला, ऑनलाइन वाला, मतलब कि ऑनलाइन आपका वेरीफाई हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी एक पेंच है। देखिए, SC ST का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपके परिवार का जो इनकम है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके परिवार की इनकम अगर 1 करोड़ भी है और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप आरक्षण लेने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। लेकिन यही चीज़ें जब OBC में जाती हैं तो OBC में क्राइटेरिया है कि अगर आपके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आप OBC का सर्टिफिकेट नहीं ले सकते नॉन क्रीमी लेयर का। उस समय आपको क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और क्रीमी लेयर जनरल की तरह ही होता है, इसलिए क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाइए ना बनवाइए उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो SC ST का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर इनकम का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कितनी भी इनकम हो, अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ एक कंडीशन होती है जहां पर SC ST का सर्टिफिकेट कई बार आपसे नया बनवाने के लिए आयोग बोल सकता है। वो कंडीशन क्या होती है? देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा अपने राज्य में जो भी SC ST कैटेगरी के जो जातियां होती हैं उनको अपडेट किया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि ये जाति अब SC से निकल करके OBC में चली गई, या फिर OBC का कोई जाति OBC से निकल करके SC कैटेगरी में चला गया। ये समय समय पर राज्य सरकार जिस तरीके से उस जाति का विकास हुआ है उसके आधार पर OBC से SC, SC से OBC या फिर जनरल में, अनरिजर्व में उसको शिफ्ट करती रहती है। इस वजह से कई बार आयोग क्या करता है कि आपसे लेटेस्ट आपका SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो पाए कि आपकी जाति वाकई में आज भी उस कैटेगरी में बिलोंग कर रही है जिसके लिए आप दावा कर रहे हैं, या फिर वो चीज़ें अपडेट हो गई हैं। तो इस वजह से ये भ्रम मन से निकाल दीजिए कि SC ST का सर्टिफिकेट एक बार बनवा लिया तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। लाइफ टाइम के लिए वैलिड इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां पर इनकम का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनकम कभी भी आपका कितना भी रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर राज्य सरकार ने अपनी लिस्ट को रिवाइज कर दिया है, केंद्र सरकार ने अपनी लिस्ट को रिवाइज कर दिया है, तो SC ST का सर्टिफिकेट आपसे दोबारा मांगा जा सकता है। तो इस बात के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड ये मान करके हमेशा बैठ मत जाइएगा। आप अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करा लीजिएगा, नया बनवा लीजिएगा, ताकि इस तरीके की चीज़ें ना हो आपके सामने। लेटेस्ट जो उत्तर प्रदेश सरकार का लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग नया आपका अपडेट होकर के आ जाएगा और कोई भी आयोग उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता। ठीक है, तो SC ST के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। अगर लिस्ट अपडेट हुई है तो आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आपको अपडेट कराना ही पड़ेगा।
उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझ चुके होंगे SC ST के लिए। अब बात करते हैं OBC के लिए। अब देखिए OBC का जो सर्टिफिकेट होता है वो अलग अलग आयोग में अलग अलग टाइम पीरियड के लिए वैलिड माना जाता है। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, OBC का सर्टिफिकेट किसके बेस पर बनता है? आपकी इनकम 8 लाख से अगर ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे और उस कंडीशन में आपका OBC का सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। बनेगा क्रीमी लेयर वाला बनेगा जिसमें आपको आरक्षण नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। वहीं पर अगर आपकी इनकम एक साल में 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी में आएंगे और उस कंडीशन में आपका सर्टिफिकेट भी बनेगा और आपको 27% का रिजर्वेशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आप देखें तो EWS का जो आरक्षण मिल रहा है वो किसके बेस पर मिल रहा है? वहां पर भी इनकम के बेस पर मिल रहा है, इसलिए वो केवल एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही वैलिड होता है। क्योंकि अगले साल हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आपके पिता का प्रमोशन हो गया हो और उसकी वजह से उनका इनकम बढ़ गया हो, इसलिए हर एक साल वहां पर देखा जाता है कि उस फाइनेंशियल ईयर में कितना इनकम है आपका। इसी तरीके से OBC में भी ये हर एक फाइनेंशियल ईयर में कंसीडर किया जाता है। तो जहां पर भी इनकम की बात आ जाएगी वहां पर केवल एक ही वर्ष के लिए ये चीज़ें वैलिड होती हैं। तो क्या ये मान लिया जाए OBC का सर्टिफिकेट केवल एक वर्ष के लिए वैलिड होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए OBC के सर्टिफिकेट में कानूनी रूप से अगर आप देखेंगे तो ये वैलिड सिर्फ एक ही ईयर के लिए ही होता है। लेकिन आयोग क्या करती है, ये मान करके चलती है कि किसी के पिता मान लीजिए कि मजदूरी कर रहे हैं, किसी के पिता मान लीजिए किसानी कर रहे हैं, किसी के पिता मान लीजिए छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं, किसी के पिता मान लेते हैं कि सरकारी नौकरी में भी हैं, किसी के पिता मान लेते हैं कि अपना छोटा सा ढाबा चला रहे हैं। तो अगर उनकी आज के डेट में इनकम 2 लाख है तो अगले साल अचानक से 8 लाख तो हो नहीं जाएगी। 2 लाख से हो सकता है 2.25 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, इस तरीके से बढ़े। अचानक से 8 लाख नहीं हो जाएगी। इसलिए ये माना जाता है कि अगर आपका OBC का सर्टिफिकेट बना हुआ है और उसमें ये आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होता है कि लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर में 3 वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर नहीं है, उसमें ये मेंशन होता है और इसके लिए वेरीफाई किया जाता है। आपके घर पर आकर के वो जो लेखपाल के असिस्टेंट होते हैं वो आकर के वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना यह है कि कई आयोग क्या करती है कि अगर आपका OBC का सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना है तो आपसे एक एफिडेविट बनवा लेती है कि आपके परिवार की सालाना इनकम जो है वो 8 लाख से ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जब बनवाया था वो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और 1 साल से ज़्यादा अगर आपकी इनकम बढ़ गई है तो उस कंडीशन में OBC आपको दोबारा बनवाना था। लेकिन आयोग आपको सहूलियत दे देता है कि आप केवल इनकम का प्रूफ दे दीजिए, मतलब प्रूफ नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ एक एफिडेविट दे दीजिए कि आपके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से अभी भी ऊपर नहीं गई है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जनरली ये देखा गया कि बहुत सारे आयोग 3 ईयर मतलब कि 3 साल तक के OBC के सर्टिफिकेट को मान लेते हैं। ठीक है, 3 साल तक के OBC के सर्टिफिकेट को मान लेते हैं। लेकिन अगर आयोग आपसे कहे कि आपको एक एफिडेविट देना है तो आपको उस कंडीशन में एफिडेविट बनवा करके देना पड़ेगा कि आपके परिवार की जो सालाना इनकम है वो 8 लाख से ऊपर नहीं है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न आएगा कि हमारा 3 साल से ज़्यादा पुराना है, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, तो क्या हमें दोबारा बनवा लेना चाहिए? देखिए, कायदे से तो आपको बनवा लेना चाहिए अगर आपका 3 साल से पुराना है तो। ठीक है, क्योंकि आप इन सभी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि काउंसलिंग के समय मुझे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि कानूनी दांव पेच यही चीज़ें हैं कि क्यों ये 1 साल के लिए वैलिड हो रहा है या फिर क्यों 3 साल के लिए वैलिड हो रहा है, क्यों SC ST आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड माना जा रहा है। वो सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे जब आप इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे कि क्यों इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पर इनकम का बहुत बड़ा रोल है और इनकम हर फाइनेंशियल ईयर में आपका बदल सकता है, इस वजह से ये चीज़ें मानी जाती हैं। हाँ, एक और डाउट है लोगों के मन में कि किसी के पिता अगर सरकारी नौकरी में है तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता। नहीं, ये गलत एक तरीके से समझ लीजिए कि मिथ है बहुत बड़ा। अगर आपके पिता सरकारी नौकरी में भी हैं तो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा, भले आपका इनकम 8 लाख से ऊपर ही क्यों ना हो। क्योंकि वहाँ पर जो नौकरी की जो इनकम होती है, जो आपकी गवर्नमेंट जॉब की जो इनकम होती है, वो काउंट ही नहीं किया जाता है। यहाँ पर सरकारी नौकरी वालों के कंडीशन में ये देखा जाता है कि एज आपके पिता जो है वो क्या क्लास 1 ऑफिसर के तौर पर पहली बार में ही ज्वाइन कर लिए हैं? नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो उस कंडीशन में आप सरकारी नौकरी में रहते हुए और आपके पिता की टोटल इनकम 8 लाख से ऊपर है तो भी आप OBC का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्लास देखा जाता है कि आप किस क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं, मतलब आप नहीं, आपके पिता। और हाँ, एक और डाउट, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि एक कैंडिडेट है, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसकी खुद की गवर्नमेंट जॉब है और ये स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, और उनके पिता मान लेते हैं इनके फादर EF है और ये भी मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में है।
तो इस कंडीशन में क्या इनका कास्ट सर्टिफिकेट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर ए जिसका कास्ट सर्टिफिकेट बनना है, यानी कि जो कैंडिडेट है जिसका कास्ट सर्टिफिकेट बनना है, उसके गवर्नमेंट जॉब से या फिर उसके सैलरी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। जो सैलरी देखी जाएगी, जो सालाना इनकम देखी जाएगी, वो उस कैंडिडेट के फादर की देखी जाएगी। और उस कैंडिडेट के फादर अगर गवर्नमेंट जॉब में है लेकिन वो क्लास 1 ऑफिसर के तौर पर पहली बार ज्वाइन नहीं हुए थे, तो उस कंडीशन में ये ए जो है वो एलिजिबल हो जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि लेखपाल आपका रिजेक्ट कर दे कि आप भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपके पिता भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। हो सकता है कि तहसीलदार या फिर लेखपाल उन चीज़ों को रिजेक्ट कर दे। एक्चुअली में 90% जो लेखपाल हैं उनको पता ही नहीं होता है कि नियम क्या है। आपको खुद से इसके लिए आगे बढ़ करके तहसीलदार को समझाना होगा। वो सारे लेटर आपको दिखाने होंगे जो कि समय समय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसके संबंध में इशू करती रहती है। ठीक है, तो वो सारे लेटर आपको खुद से कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो सब लेटर मिल जाएगा आपको। आप सही से कीवर्ड लिख करके सर्च करेंगे, सब लेटर आपको मिल जाएगा और वहाँ से आपको खुद से दिखाना पड़ेगा कि देखिए सर ये नियम है। सरकारी नौकरी में रहने का मतलब ये नहीं कि आपकी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगी। सरकारी नौकरी का जो इनकम होता है उसे काउंट ही नहीं किया जाता है। वहाँ पर केवल क्लास देखा जाता है, किस ग्रेड की वो जॉब है और किस ग्रेड में वो ज्वाइन किए हुए थे। उम्मीद करता हूँ अब सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर मैं ओवरऑल इस वीडियो को समराइज करूँ तो जो EWS कोटे वाला सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ चीज़ें ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनरिजर्व के लिए भी बनाना जरूरी है और कैटेगरी वाले तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तीसरा OBC सर्टिफिकेट कितना पुराना चलेगा, तो 3 साल तक का एक्सेप्ट किया जा सकता है और उससे पुराना भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आयोग आपके ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह खड़ा करे या फिर बाद में आपको फिर से बोले कि आप नया बनवा कर दीजिए। तो उससे बेहतर ये है कि आज आपके पास समय है 28 अगस्त तक का, और ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में आपका सर्टिफिकेट बन करके आ जाता है। कई बार तो 2-3 दिन में अगर आप लेखपाल से कॉन्टैक्ट कर लेंगे वहाँ पर जा करके, तो वो आपकी मजबूरी समझ करके बहुत जल्दी इंक्वायरी करके और वो सारी चीज़ें अपनी रिपोर्ट लगा देते हैं और 2 से 3 दिन में भी आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जहाँ तक बात है SC ST के लिए, तो उनका लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा क्योंकि इनकम वाला कोई पंगा नहीं है। लेकिन कई बार सीट जो लिस्ट होती है वो रिवाइज हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, इसलिए आयोग आपसे लेटेस्ट वाला भी मांग सकता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।